भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। शुरू करते हैं इस चैप्टर को बच्चों। क्या होता है मानव विकास, इसकी परिभाषा दी गई है, याद कर लेना है, समझ लेना है। ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बारे में बहुत सारी बात भी करेंगे अभी। समय के अनुसार परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो मानव विकास समय के अनुसार परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और यह परिवर्तन दो रूपों में हमें दिखाई देता है, कैसे? वृद्धि और विकास के रूप में। अब सुनने में, देखने में, समझने में हम लोगों को वृद्धि और विकास एक जैसा नजर आएगा, लेकिन इसमें बहुत सारा अंतर है, जिसे आगे हम जानेंगे। सामान्यतः क्या होता है, वृद्धि और विकास दोनों शब्दों का एक अर्थ है, जिसको अपन कंपैरेटिवली पढ़ेंगे कि क्या अंतर है इसमें, तो जान लेते हैं। देखो, आपको स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वृद्धि और विकास दोनों में क्या परिवर्तन है, तो कंपैरेटिवली देख लेते हैं हम। पहला है, इसमें वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। ग्रोथ की बात की जा रही है, वृद्धि की बात की जा रही है। हम किसी बच्चे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम किसी पौधे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसका मेजरमेंट अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक पौधा छोटा है या एक शिशु या बालक छोटा है, देन वो बढ़ता है, देन फिर वो बढ़ता चला जाता है। तो ये जो उसकी जो ग्रोथ हो रही है, ये वृद्धि है। तो मूल्य में मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्षता होती है। मूल्य निरपेक्षता का मतलब क्या हो गया, इसमें किसी प्रकार से इसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता या फिर इसकी आलोचना नहीं की जा सकती। याद रख लेना है, मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। दूसरी बात, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में हो सकती है। तो वृद्धि के ये दोनों ही पक्ष होंगे बच्चों, या तो ये हमें धनात्मक रूप में दिखाई दे जाएगा या फिर ऋणात्मक रूप में दिखाई दे जाएगा, दोनों में होगा तो वृद्धि ही। अब कैसे, तो इसको भी जान लेंगे। जैसे पौधे की वृद्धि हो रही है धनात्मक रूप में अपन देख रहे हैं, इसी तरह से ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, जैसे किसी क्षेत्र में कोई बीमारी फैली हुई है और अब बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, यानी बीमारी खत्म होना भी एक वृद्धि ही है, खत्म हो रही है, वृद्धि हो गई। इस तरह से इसको ऋणात्मक रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। वृद्धि याद कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यही चीज लिखनी है और यही चीज समझनी भी है कि वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। ऋणात्मक में भी जरूरी नहीं है कि कोई चीज कम हो जाए, हो सकता है कोई चीज बढ़ रही हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है किसी बीमारी का कि किसी रामपुर गांव के किसी क्षेत्र में अब बीमारियां खत्म हो रही है, मतलब तेजी से खत्म हो रही है, यानी ये एक ऋणात्मक होते हुए धनात्मक वृद्धि का प्रतीक हो गया है। इस तरह से वृद्धि को मापा जा सकता है, तो मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे हमने पौधे का एग्जाम्पल ले लिया है कि पौधा पहले 5 सेंटीमीटर का था, देन 10 सेंटीमीटर का हो गया, फिर 15 सेंटीमीटर का हो गया, तो इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। वृद्धि निश्चित समय तक होती है, ध्यान रखना बच्चों, वृद्धि भी एक निश्चित समय तक होती। कोई भी बच्चा है वो बड़ा होगा तो वो 7 फीट का हो जाएगा, उसके बाद में वो ज्यादा से ज्यादा 8 फीट का हो जाएगा, उसके बाद तो वो बढ़ने से रहा। तो वृद्धि एक निश्चित टाइम पीरियड तक, यानी 20 साल तक जैसे बच्चा बढ़ता है या 25 साल तक जो भी बढ़ता है, इसी तरह से पौधे का भी सेम ही होता है कि पौधा भी एक निश्चित अवस्था तक ही बढ़ेगा। देन फिर ऐसा तो है नहीं कि पौधा जमीन से निकला और आसमान को भी क्रॉस कर गया, ऐसा होगा नहीं। तो वृद्धि एक निश्चित समय तक होगी। विकास इससे किस तरह से भिन्न है, इसको जान लेंगे। वृद्धि के ये फैक्ट्स अपन ने जाने लिए हैं। विकास में क्या होगा, विकास को अंग्रेजी में जैसे डेवलपमेंट कह रहे हैं, तो विकास गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है भाई। तो गुणात्मक का मतलब इसमें तेजी से परिवर्तन की बात की जा रही है, देख रहे हैं आप लोग इस तरह से विकास। और इसमें मूल्य सापेक्ष यानी विकास हुआ या नहीं इसके बारे में आलोचना की जा सकती है। इसमें मैंने कहा था आलोचना नहीं की जा सकती, इधर मूल्य डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं इसकी आलोचना की जा सकती है, यानी मूल्य सापेक्ष है। उसके बाद में विकास केवल धनात्मक पक्ष को ही देखता है। भाई आप लोगों ने पढ़ा, जैसे आप लोगों ने पहले 5th क्लास पढ़ा, देन फिर 10th क्लास पढ़ा, अब आप लोग 12th क्लास में आ गए हैं, तो आप लोगों का डेवलपमेंट हुआ किस रूप में, धनात्मक में, ऋणात्मक में नहीं कह सकते हैं इसे। फिर विकास को मापा नहीं जा सकता है और विकास को देखा भी नहीं जा सकता है। जैसे आप लोग पहले प्राइमरी क्लासेस में कैसे कबूतरी पढ़ा करते थे, उसके बाद में आप लोगों ने किताब को लिखना पढ़ना सीख लिया, अब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और अब आप बहुत सारी चीजों को, जैसे अब आपको किसी किताब को पढ़ने के लिए कैसे कबूतर या पट्टी पहाड़े की आवश्यकता ही नहीं होती है, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो अब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेजरमेंट किया ही नहीं जा सकता, तो विकास का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। या फिर अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति है जो कि गरीब है, देन उसने अच्छा वर्क किया और वो अब अच्छी लाइफ जी रहा है, उसके पास पैसा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, उसके पास स्विमिंग पूल है, ये सारी चीजें हैं उसके पास। तो विकास का जो पैमाना है उसका मेजरमेंट किया ही नहीं जा सकता है। उसके बाद में
विकास आजीवन चलता है। तो ये बात भी सही है कि विकास आप लाइफ टाइम तक जब तक जिएंगे तब तक आप ग्रोथ देखेंगे ही देखेंगे। अब आगे चलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे वर्दी और विकास में क्या अंतर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसका तुलनात्मक विश्लेषण कर लेना। 2-3 बार इस लेक्चर को आप लोग सुनेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वर्दी विकास दोनों सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों में ही डिफरेंस है। अब आगे चलेंगे। मानव विकास का मापन। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है बेटा, लघुत्रात्मक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। विकास का मापन है जो कि इधर लिखा हुआ है विश्व बैंक। तो विकास का मापन कैसे किया जाता है इसके बारे में अब आपको 2 मिनट के लिए समझ लेना है। होता क्या है, हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे ये प्रयास किए गए, बहुत सारे देश हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये प्रयास किया गया कि कौन से देश है वो विकसित है, कौन से देश है जो मध्यम श्रेणी के विकसित है और कौन से देश है जो गरीब है। तो इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, तो सबसे पहले एक संस्था चली जिसका नाम है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा 1950 के दशक से ही विकास का मेजरमेंट करना प्रारंभ कर दिया। अब कैसे किया, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। देखो, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास स्तर का मापन केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। तो इकोनॉमिकल वृद्धि के संदर्भ में, अब कैसे अभी बताते हैं। अर्थात जिस देश की वार्षिक आय जितनी अधिक है वह देश उतना ही विकसित माना जाता था, जो कि प्रासंगिक नहीं था, क्योंकि दो देशों में आय असमान होने पर एक देश जिसकी आय कम थी वह अधिक आय वाले राष्ट्र की तुलना में ज्यादा समृद्ध दिखाई देता है। तो पैराग्राफ में क्या कहा गया है, पैराग्राफ में यही कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक जो एनालिसिस कर रहा था कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा मध्यम श्रेणी में आ गया है या विकासशील है और कौन सा गरीब राष्ट्र है, तो उसने आय यानी वार्षिक आय को आधार माना। इधर लिखा हुआ है आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में वार्षिक आय, ये देखो दिखाई दे रहा है वार्षिक आय। तो वार्षिक आय के संदर्भ में देखा कि ऑल ओवर एक देश की एक वर्ष में कितनी इनकम है। किसी देश की इनकम जैसे 5000 करोड़ है, किसी देश की इनकम 2000 करोड़ है, किसी देश की इनकम 1000 करोड़ ही है। तो ऑल ओवर साल भर में कितनी इनकम है उसके बेसिस पे उन्होंने ये देखा कि 5000 करोड़ जिसकी इनकम है जिस राष्ट्र की वो ज्यादा विकसित है, 1000 करोड़ वाला गरीब है। मध्यम श्रेणी का कौन सा हो गया, जैसे 3000 करोड़ वाला जो राष्ट्र है वो मध्यम श्रेणी का या विकसित राष्ट्र है। इस तरह से वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमिकल या जीडीपी के बेस पे या आर्थिक जो एक साल का जितना भी कमाई है उसके आधार पर देशों की तुलना करना प्रारंभ किया। आगे जाके 1990 के दशक में, जैसा कि इस पैराग्राफ में लिखा है कि ये आगे जाके अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि ये जो मापन है ये सुटेबल नहीं था, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं ये एक सटीक मापन नहीं था। विभिन्न देशों में विकास को जज करने का सटीक मापन नहीं था। अब कैसे, तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। देखो, कै राष्ट्र है, 5 लोग है, 5 करोड़ आय है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, इसी में दूसरा है, एक कै राष्ट्र है, 5 लोग हैं और 10 करोड़ आय है। तो देखने में हमें क्या लग रहा है, देखने में कै राष्ट्र और कै राष्ट्र में से हमें 10 करोड़ आय वाला जो राष्ट्र है वो ज्यादा समृद्ध दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इंटरनली तुलना करें तो क्या इसमें यह संभव नहीं है कि इधर 5 लोग हैं, उधर 5 करोड़ इनकम है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास 1-1 करोड़ की इनकम हो। एक तो ये हो गया। दूसरा जो राष्ट्र है कै राष्ट्र, इसमें 5 लोग हैं, इन 5 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 9 करोड़ 99 लाख रुपए हो, और जो 1 लाख रुपए है वो 4 लोगों में 25-25 हजार के रूप में डिवाइड हो। अब एक वर्ष में 4 परिवार तो ऐसे हो गए जिनकी 25-25 हजार रुपए इनकम हो गई, तो वो तो बिल्कुल दयनीय स्थिति वाले हो गए। कहने का मतलब क्या हो गया, इधर इक्वल आय का वितरण है, इधर केवल संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का ही नियंत्रण है, बाकी सब जो लोग हैं वो गरीब है। तो ऊपरी तौर पर देखने में हमें जो कै राष्ट्र है उसकी इनकम ज्यादा दिखाई देती है और वो ज्यादा समृद्ध दिखाई देता है, लेकिन ये गलत है। कै राष्ट्र जिसकी इनकम केवल 5 करोड़ है, इन लोगों के पास इक्वल आय यानी 1-1 करोड़ रुपए है, तो ये राष्ट्र ज्यादा समृद्ध है। तो यही चीज देखी गई, विश्व बैंक यही तो एनालिसिस कर रहा है कि उसने देख लिया ऊपरी तौर पर कि एक साल में कितना कोई राष्ट्र पैसा कमा रहा है, और उस आधार पे उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जैसे 5000 करोड़ वाला ज्यादा अमीर है,
3000 करोड़ वाला मध्यम श्रेणी का और 1000 करोड़ वाला। उसने ये एनालिसिस नहीं किया कि ये जो 5000 करोड़ जो पैसा है ये सब लोगों में इक्वल इक्वल बटा हुआ है या नहीं है, ये तो देखा ही नहीं ना। तो इस वजह से ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ भी लेते हैं हम। उपयुक्त उदाहरण से पता चलता है कि क राष्ट्र के लोग अधिक समृद्ध है क्योंकि आय सभी में बराबर रूप से बटी हुई है, जबकि ख राष्ट्र में 4 व्यक्तियों की आय कम है और केवल एक व्यक्ति के पास आय का संकेंद्रण है। अतः ख राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र कहना या बताना अप्रासंगिक होगा। समझ गए बच्चों? एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, समझा दिया है। आप एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे चलते हैं। नोट करके आप लोगों को भी नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए कि विश्व बैंक के द्वारा आय के आधार पर 1950 के दशक से विभिन्न देशों के विकास स्तर का मापन किया जा रहा था। इस दशक को आप लोग याद कर लेंगे बेटाओ, जो कि 1990 के दशक में अप्रासंगिक हो गया। अब 1990 के दशक में ये क्यों अप्रासंगिक हो गया, तो नीचे देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यूएनडीपी। फुल फॉर्म लिख लेना बेटाओ, ये पूछा जाएगा आप लोगों से कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताइए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में आप लोगों को लिखना है, याद कर लेना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये एक संस्था है जो 1990 के दशक में एस्टेब्लिश हुई और इसने भी विकास या डेवलपमेंट का मेजरमेंट करना शुरू किया। और जब ये संस्था आई तो विश्व बैंक का जो आय का एनालिसिस या आय का जो तुलना करने का जो फॉर्मूला था वो अप्रासंगिक हो जाता है और ये ज्यादा प्रासंगिक हमें दिखाई देता है। कैसे? तो देखो, सबसे पहले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों, लिख लेना अपने नोट्स में, महबूब उल हक और उनके भारतीय सहयोगी प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अंडरलाइन कर लेना। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के थे, जबकि महबूब उल हक पाकिस्तान के थे। इन्होंने मिलकर 1990 के दशक में यूएनडीपी के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के विकास का मापन कार्य प्रारंभ किया था। तो बहुत प्यारी लाइन है, 1 नंबर का एमसीक्यू यहां से बनेगा, या तो 1990 पूछ लेगा, यूएनडीपी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर अमर्त्य सेन के बारे में पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। 4 ऑप्शन होंगे तो आपको अमर्त्य सेन को टिक करना है। यूएनडीपी को बनाने का श्रेय किसको जा रहा है, तो प्रोफेसर डॉक्टर महबूब उल हक और भारतीय सहयोगी प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये आप लोगों को फिक्स याद कर लेना है बच्चों। अब आगे चलते हैं, यूएनडीपी के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहली बात इंग्लिश में याद कर लेना है, दूसरा हिंदी में भी आपको याद करना ही है, लिखना आपको हिंदी में पड़ेगा अगर हिंदी मीडियम के हैं तो। उन्होंने यूएनडीपी के माध्यम से विभिन्न देशों के निवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, तीनों चीजों को अंडरलाइन कर लेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के स्तर के आधार पर एचडीआई की फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़े प्रकाशित किए। अब देखो हुआ क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। यूएनडीपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न देशों के विकास स्तर का जज किया, विभिन्न देशों के विकास स्तर को एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया और यह देखा कि किस देश में प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा का स्तर क्या है, किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर क्या है, प्रत्येक देश में हर व्यक्ति के इनकम का सोर्स क्या है या फिर संसाधनों पर उसके नियंत्रण का कितना कितना अनुपात है। और इसके आधार पर उन्होंने एचडीआई के आंकड़े प्रकाशित किए और यह तय कर दिया कि फर्स्ट नंबर पे ये वाला राष्ट्र है जिसका विकास स्तर बहुत अच्छा है, मतलब जिसका शिक्षा का स्तर अच्छा है, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है और प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो भी बहुत अच्छी है। इस बेसिस पे उन्होंने कुछ आंकड़े जारी किए। तो ये आंकड़े जो जारी किए जाते हैं ये एचडीआई के आंकड़े कहलाते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर हिंदी में मानव विकास सूचकांक के रूप में जानते हैं। अब देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यूएनडीपी एचडीआई के आंकड़े जारी करता है। टोटल कंट्री कितनी है वर्तमान समय में, पाठ्य पुस्तक में देखो 193 दिया हुआ है, इस वजह से ब्लैक स्मार्ट बोर्ड पे 193 कंट्रीज लिखे हुए हैं, तो आपको याद कर लेना है एचडीआई कितने देशों के ऊपर निकाला जा रहा है वर्तमान समय में, तो 193 कंट्रीज। सर्वोच्च रैंक कौन सी है, तो देखो नार्वे, ये भी बदलता रहता है बच्चों, कभी नार्वे होगा कभी स्विट्जरलैंड होगा, तो ये डिपेंड करता है हमारा एग्जामिनर किस वार्षिक सूचकांक के आधार पर पूछ रहा है। अब ये हमारी पाठ्य पुस्तक में जो फर्स्ट पोजीशन है वो नार्वे की है, अगर मॉडरेट हो जाती है किताब को अपडेट कर दिया जाता है तो ये स्विट्जरलैंड भी हो सकता है या फिर अपना आइसलैंड भी हो सकता है। तो अभी अपन इसको नार्वे को याद करेंगे। भारत की स्थिति कौन सी है, तो 130वीं स्थिति है
और अंतिम देश पर दक्षिणी सूडान की स्थिति आती है। यानी 193वां राष्ट्र कौन सा हो गया, तो दक्षिणी सूडान। पहला राष्ट्र कौन सा है, HDI सूचकांक में फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, तो नॉर्वे की है। भारत की स्थिति कौन सी है, तो 130वीं है। समझ गए बच्चों। अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों ने इतना समझा, चैप्टर को इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपने इतना समझा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे मानव विकास के स्तंभ की। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।